सो जस्ट टेल मी व्हाट इज द रोल ऑफ अ क्वालिटी इंजीनियर, क्या काम करते हैं क्वालिटी इंजीनियर? मैम, क्वालिटी इंजीनियर, एज ए क्वालिटी इंजीनियर मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि मैम वहाँ पे 4 साइट्स थे टोटल, और एक बेचिंग प्लांट था। तो एक्चुअली मतलब स्टार्ट मुझे वर्क कैसे करना था, ऐसे करना होता था कि इनिशियली मुझे चारों साइड से कंक्रीट का रिक्वायरमेंट लेना होता था। इनिशियली 8 बजे 8 बजे सुबह। तो उसके बाद कंक्रीट का रिक्वायरमेंट आने के बाद मुझे शेड्यूलिंग करना पड़ता था कि किस किस लोकेशन को मुझे कंक्रीट किस टाइम पे देना है। उसके बाद मैम जितना कंक्रीटिंग का प्लान होता था उसके अनुसार मुझे कंक्रीट क्यूब्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना होता था हर एक लोकेशन पे। तो लोकेशन सारे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसके बाद मटेरियल जितने भी आते थे, साइट पे जितने भी मटेरियल आते थे, उनका मटेरियल का इनकमिंग जो बेसिक टेस्ट होते हैं मैम अनलोडिंग से पहले, वो सारे टेस्ट करने होते थे। अगर पास हो गया तो उसको अनलोडिंग करवाना होता था। उसके बाद में अगर वो फेल हो गया तो फिर उसको रिजेक्ट करना होता था। आफ्टर अनलोडिंग में क्लाइंट के सामने मुझे सारे टेस्ट रिपोर्ट वगैरह प्रिपेयर करने होते थे। वो जितने भी मटेरियल का सैंपल लेके टेस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करना होता था। आफ्टर इसके बाद में कुछ थर्ड पार्टी टेस्टिंग का भी क्लाइंट ने अरेंज कर रखा था, तो उसके साथ रह के मुझे मटेरियल सैंपलिंग के लिए भी जाना होता था। तो मटेरियल सैंपलिंग के बाद कभी कभी विटनेस भी करना होता था टेस्ट, अगर कोई मतलब मटेरियल फेल हो गया। तो उसके बाद में कुछ हेडक्वार्टर के साथ मीटिंग वगैरह भी हम लोगों को कराता था। मंथ सपोज वीकली प्रोग्रेस क्या है इसके रिगार्डिंग मुझे हेडक्वार्टर में जो क्वालिटी हेड था उनके साथ मीटिंग करना अटेंड करना होता था वीकली। उसके बाद मैम कुछ साइट पे प्रोडक्ट क्वालिटी असेसमेंट करके एक रिपोर्ट होता था कि साइट पे जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो भी हमारे सपोज फ्लड वाल बन रहे हैं, टॉ वाल बन रहे हैं, स्टोन पिचिंग हो रहा है, तो उनका जो क्वालिटी कंट्रोल जो जो भी हम लोग मेथड ऑफ स्टेटमेंट में जो हम लोगों ने मेंशन किया है ड्यूरिंग अप्रूवल विद क्लाइंट, तो वो सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहे हैं साइट पे। तो वो एक फॉर्मेट था प्रोडक्ट क्वालिटी असेसमेंट करके, वो इंटरनल डॉक्यूमेंट था। तो हमको जाके मतलब उनको वेरीफाई करना होता था कि सारे जो भी काम वगैरह चल रहे हैं सारे प्रोसीजर के साथ चल रहे हैं चल। तो और कुछ और क्या काम, और मैम मतलब वो करने के बाद कुछ ट्रेनिंग, स्टाफ का ट्रेनिंग, उसके बाद वर्कमैन का ट्रेनिंग, ये सब कंडक्ट करना होता था, सारे स्टाफ का ट्रेनिंग और वर्कमैन का ट्रेनिंग जो भी ये हमारे। प्रोडक्ट क्वालिटी असेसमेंट कैसे करते थे आप? मैम प्रोडक्ट क्वालिटी असेसमेंट में इसमें वो एक चेकलिस्ट टाइप का होता था मैम। सपोज अगर क्या कहते हैं कंक्रीटिंग एक्टिविटी है, तो कंक्रीटिंग एक्टिविटी में मैम हम लोग को चेक करना होता था कि शटरिंग जो है हमारा मतलब सही है कि नहीं सही है। शटरिंग का जो मतलब शटरिंग का जो एक प्रॉपर स्पेसिफिकेशन होता है उसके अनुसार शटरिंग किया गया या नहीं किया गया है। उसके बाद रेनफोर्समेंट का स्पेसिंग वगैरह करेक्ट है या नहीं है। नंबर ऑफ बार्स वगैरह सही डायमेंशन के लगाए हुए हैं नहीं है। उसके बाद बाइंडिंग बाइट्स वगैरह स्पेसिफिक जो एज पर स्पेसिफिकेशन है वही बाइंडिंग वायर लगाया गया नहीं लगाया गया है। उसके बाद जो शटरिंग बोर्ड में शटरिंग ऑयल लगाना होता है तो वो लगाया गया है, मतलब सारे चेकलिस्ट टाइप होता था। तो उसमें अगर मैं ओके होता था तो उस पर हमको टिक मारना होता था। अगर ओके नहीं होता था तो उसको मतलब क्रॉस करके हमको ये देखना होता था कि 100% में कितना परसेंट ओके है। किसी अगर 90 to 95% आता था तब मैं उस स्ट्रक्चर को कॉन्क्रीटिंग के लिए ओके बोलता था। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल से क्या समझते हो? क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल? Ma'am, it's a part of quality management system in which we generally uh, focus on uh, और मैम ये जस्ट एक एक्टिविटी है मैम। क्वालिटी कंट्रोल जो है जस्ट एक एक्टिविटी है। क्वालिटी एश्योरेंस के अगेंस्ट में जो भी मुझे एक्टिविटी करनी होती है वो सारे मैम क्वालिटी कंट्रोल के अंदर है। एंड व्हाट इज क्वालिटी एश्योरेंस? क्वालिटी एश्योरेंस क्या है मैम, मुझे जस्ट इट्स ये भी मैम एक क्वालिटी मैनेजमेंट का एक पार्ट है जिसमें कि हम क्लाइंट को ये एश्योर करते हैं कि जो भी क्वालिटी रिक्वायरमेंट है वो साइट पे फुलफिल की जाएगी। मैम ये जस्ट इसमें हम डॉक्यूमेंट का हेल्प लेते हैं, जबकि क्वालिटी कंट्रोल में हम क्या करते हैं जो भी उसके अगेंस्ट हमको टेस्ट करने होते हैं, जो भी हमको प्रोसीजर फॉलो होते हैं तो वो सारे करने होते हैं। इसमें मुझे डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए आता है क्वालिटी एश्योरेंस में। अच्छा, व्हाट इज मॉड्यूलर रेशियो? Modular ratio, ma'am, it's a ratio of modulus of elasticity of suppose strong material upon modulus of elasticity of weak material. Suppose मैम modulus of ratio अगर मैं कंक्रीट और
सपोज स्टील का निकालना चाहूँ। Is this definition written in our code? विच कोड में? Yes, आई एस which फोर फाइव code? सिक्स Which आई एस code? Which what name the RCC code? आई एस 456 में And what is the latest edition? लेटेस्ट एडिशन में 2000। 2000. So is this definition that you told me of modular ratio, is this provided in? Okay. So I was asking what is modular ratio? You said modular ratio is modulus of elasticity of a strong material as compared to the modulus of elasticity of a weak material. So where have you seen this definition? Does the code mention this definition? सर मैम कोड ने ऐसा मेंशन नहीं किया है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है मैम कोड में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट अपॉन ये मतलब मेंशन किया है सर। और WSM के लिए क्या रहता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? उसमें मैम टीप मतलब पार्शियली इफेक्ट, टीप का पार्शियली इफेक्ट लिया गया है, प्लस एम बराबर 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी। सिग्मा CBC, ये सिग्मा CBC क्या है? ये मैम बेंडिंग कंप्रेशन में मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है मैम कंक्रीट का? सो कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। हाँ दोनों फॉर्मुलेज में से हम कौन सा ज्यादा प्रेफर करते हैं मॉडल रेशियो के लिए? मैम WSM में तो 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी यूज करते हैं, क्योंकि ये पार्शियल इफेक्ट ऑफ थ्री को कंसीडर करता है। और LSM में मैम एम बराबर ES अपॉन EC होता है मैम, और ES अपॉन EC बराबर 5100 FCK होता है। अ, उसमें भी क्रीप अगर कोफिशिएंट ऐड करना पड़ेगा तो मेरा EC बराबर 5100 FCK अपॉन 1 प्लस थीटा हो जाता है, जिसमें थीटा जो है क्रीप कोफिशिएंट होता है। अच्छा, राइट द फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव विड्थ ऑफ अ फ्लैंज ऑफ अ टी बीम ऑफ अ मोनोलिथिक बीम। मोनोलिथिक बीम आइसोलेटेड और आई टोल्ड यू। मोनोलिथिक बीम मैम एक बार फिर से रिपीट करिएगा किसके लिए? इफेक्टिव फ्लैंज ऑफ अ टी बीम। मैम BF बराबर L नोट बाई 6 प्लस BW प्लस 6 DF। BF इक्वल टू L नोट बाई 6 प्लस BW प्लस 6 DF। ओके, व्हाट इज दिस L नॉट? ये मैम होता है अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द मेंबर। अनसपोर्टेड मेंबर। अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द मेंबर। अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द मेंबर। अनसपोर्टेड मींस? मैम सपोज मैम अगर कॉलम है तो मैम उसके बीम के नीचे से उसके बाद उसके बॉटम तक का मतलब, अगर सिंपली सपोर्टेड अगर मैम है तो एल नोट बराबर एल इफेक्टिव हो जाता है, उसका जो जीरो मोमेंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके सेक्शन का। जबकि अगर कंटिन्यूअस हो तो एल नोट बराबर 0.7 इंटू एल इफेक्टिव हो जाता ओके, व्हाट इज डीप बीम? है। डीप बीम मैम जिसका मैम जिसका मैम डेप्थ जो है, टोटल डेप्थ 700 mm से ज़्यादा हो जाए, वो डीप बी में अगर मैं टोर्सन को कंसीडर नहीं करूँ, अगर टोर्सन को भी कंसीडर करूँ, टोर्सन के केस में अगर ग्रेटर देन 450 mm ज़्यादा हो जाए तो, और टोर्सन आ रहा है बीम में, तो वो बीम डीप बीम हो गई। डीप बीम होती है? कहाँ लिखा है ये ऐसा? मतलब उसके लिए फॉर्मूले वगैरह डिजाइन किए गए हैं, मुझे इतना ही ध्यान में आ रहा है। ओके, व्हाट इज अंडर रेनफोर्स सेक्शन? अंडर रेनफोर्स सेक्शन वो है जिसमें कि
कंक्रीट से पहले मैम स्टील में परमिसिबल स्ट्रेसेस जो है, मतलब जो लोडिंग के कारण जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं उसके कारण जो है स्टील में परमिसिबल स्ट्रेसेस पहले अपने लिमिटिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगी कंक्रीट से पहले। पहले पहुंच जाएगा। मतलब स्ट्रेसेस जो है परमिसिबल स्ट्रेसेस जो है हम्म, सेक्शन में पहले स्टील अपने परमिसिबल स्ट्रेसेस से पहुंच जाएंगे, उसके बाद स्टील मतलब उसके बाद उसका कंक्रीट पे आएगा। मतलब सेक्शन जो है डक्टाइल सेक्शन बनेगा में, जिसमें कि स्टील जो है पर परमिसिबल स्ट्रेसेस से पहले पहुंचेगी। प्राइमरी इसमें सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर होगा, जिसमें कि पहले स्टील जो है अपने परमिसिबल स्ट्रेसेस पे पहुंचेगा। ओके। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है? स्लेंडरनेस रेशियो में इफेक्टिव इट्स रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द मेंबर। ठीक है। सपोज आई हैव टू डिजाइन अ कॉलम एंड आई हैव टू डिजाइन लेटरल टाइज। तो लेटरल टाइज का जो डायमीटर है एंड जो स्पेसिंग रहती है टाइज की, वो कितनी देते हैं? लेटरल टाइज की डायमेंशन मैम, मैम ये मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो श्रीकांत मैं तुम्हें फीडबैक प्रोवाइड करती हूँ। क्योंकि तुम बहुत टाइम से टच में नहीं हो, तो कुछ चीजें हैं जो भी नहीं पता। जैसे डीप बीम, डीप बीम क्या होता है? अगर स्पैन टू जो आपका डेप्थ है उसका रेशियो क्या होगा? अगर लेस देन 2 होता है तो कौन सी बीम बोलेंगे उसको? कंटिन्यूस या सिंपली सपोर्टेड? ओके मैम। हम्म। ठीक है, तो वाह। ऑब्वियसली डी बीम क्या होगी? जिसकी डेप्थ क्या होगी उसकी स्पैन से ज्यादा होगी। हम्म। ठीक है, तो अगर इसका रेशियो एल बाई डी का स्पैन टू डेप्थ रेशियो अगर आपका 2 से लेस होता है तो आप उसको कंटिन्यूस बीम बोलते हैं। एंड अगर वो 2.5 से लेस है तो आप उसको क्या बोल देते हैं? सिंपली सपोर्ट। नहीं, अगर 2 से कम है तो सिंपली सपोर्टेड बोलते हैं, 2.5 से कम है तो आप उसको कंटिन्यूस बीम बोलते हैं। यस मैम। ठीक है, तो ये चीजें बाकी, जैसे ये कॉलम का मैंने तुमसे पूछा टाई डाया स्पेसिंग। तो अगर आरसीसी ऐसे बोलते हो तो कुछ कोडल वैल्यूज, कोडल प्रोविजंस पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे लिमिट स्टेट मेथड्स की क्या क्या एजम्पशंस हैं। ठीक है, डायरेक्ट अगर तुमसे बोल दिया जाए कि मैक्सिमम परसेंटेज रेनफोर्समेंट का कॉलम में कितना दिया जाता है, कितना दिया जाता है? कॉलम में तो मैम मैम 6% है, और लेकिन मिनिमम? मैम मिनिमम मैम 0.8% है। 0.8%। हाँ, ऐसी छोटी छोटी सी चीज है। तो क्योंकि मैं तो यही बोलूंगी कि इतना तुमसे सब्जेक्ट वाइज नहीं पूछा जाएगा जितना सारा तुम्हारे जॉब से पूछा जाएगा। मेनली वो चीजें अपनी प्रिपेयर करो, उसको लेके अलाइन करो अपने सब्जेक्ट्स। जैसे जियो यस टेक्निकल मैम। है वो अच्छे से दो, क्योंकि तुमने पाइल वर्क भी देखा है तो पूछा जा सकता है पाइल टेस्ट क्या है, कैसे परफॉर्म करते हैं, अलाउबल लोड्स कैसे लेते हैं हम पाइल पे। ठीक है, कौन से कोड्स हैं हमारे पास। क्योंकि तुमने बोला मैं क्वालिटी इंजीनियर, तुमने खुद ने बोला कि मैम जो कोड्स होते हैं, ठीक है, तुमने बोला ना अभी कोड्स को फॉलो करा था हमने एज अ क्वालिटी इंजीनियर। तो क्या क्या वो कोड्स हैं? ठीक है, तो मेनली वो चीजें अपनी प्रिपेयर करो। और सब्जेक्ट्स में तो तुमसे इतना डिटेल में वैसे तो नहीं जाया जाएगा, तो फॉर्मूले वगैरह प्रोविजंस होते हैं वो चीजें। मैम मुझे लगता है 50 to 20 मिनट इंटरव्यू चलेगा, तो मुझे लगता है वो एक्सपीरियंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन सारे यस, मैक्सिमम। यस एक्सपीरियंस, क्योंकि 3.5 ईयर्स बहुत होता है। अब क्वेश्चन सब्जेक्ट पूछ लिए जाते हैं उन बच्चों से जिन्होंने अभी बीटेक करके हटे हैं या यस पिछले मैम। साल करके हटे हैं। बट क्योंकि तुमने एल एन टी भी एक रेनाउंड कंपनी है, ठीक है, तो उस कंपनी में तुमने काम किया है 3.5 ईयर्स, तो तुमसे यही चीजें पूछी जाएंगी। तो जो जो टेस्ट वहां पे साइट पे करवाए हैं या देखे हैं वो चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। क्वालिटी इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अब तुमने बोला कि मैम हम ट्रेनिंग भी देते थे जो वहाँ पे वर्कमैन होते थे, तो कैसे एक अब जैसे यहाँ पे आईओसीएल में आपका क्या रहेगा, जॉब प्रोफाइल क्या है आपकी इसमें? इसमें तो मैम मतलब जो सिविल इंजीनियर का मैम प्लानिंग प्लानिंग कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस तीनों है इसमें मैम। इसके अलावा इसमें प्लानिंग, मार्केटिंग भी है। हाँ, तो प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड मार्केटिंग। अब यस मैम। सोचो कि अगर एक सिविल इंजीनियर को मार्केटिंग करनी है तो वो किस चीज की करेगा, क्या क्या उसको ट्रेड्स आने चाहिए। अब क्योंकि तुमने एक तरीके से तुमने प्लानिंग भी की है एज अ क्वालिटी इंजीनियर, तुमने चीजें चेक की हैं, मेंटेनेंस वर्क भी है,
तो सारी चीजें उस तरीके से मोल्ड करके जाओ अपने आप को, जो जॉब की रिक्वायरमेंट है और तुमने जो अपने काम में किया था 3.5 साल, उसको कितना बढ़िया तरीके से तुम बता सकते हो, है ना। यहाँ ओके। पे पोस्ट क्या है IOCL में जिसके लिए इंटरव्यू दे आईसीएल रहे हो? में ऑफिसर, ऑफिसर रैंक, ऑफिसर ओनली मेंशन किया है। सिर्फ ऑफिसर मेंशन किया हुआ है। यस सर, इस, E2 ग्रेड, यस। तो इसका एग्जाम था, नहीं मैम, ये गेट के थ्रू, मतलब गेट 24। गेट 24 के थ्रू। यस मैम। ठीक है, अब कितनी रैंक है मैम तुम्हारी 24 में? 172 रैंक है 172 रैंक है। इससे पहले भी दिया था गेट, या फिर पिछले मैम। इसी साल दिया? मैं लास्ट ईयर मैम दिया था जस्ट चेक करने के लिए कि मैं किस स्टेटस में हूँ। तो मेरा लास्ट टाइम 6500 था। अरे ओके, ठीक है। तो यही करो श्रीकांत कि अपने जो जॉब का, आपने जो जॉब आपका एक्सपीरियंस है ना, वो कैसे अलाइन होता है इस जॉब प्रोफाइल के साथ, वो चीजें बेहतर प्रिपेयर करो। ठीक है, ठीक है। ओके मैम, ओके। और कोई डाउट? नहीं मैम, ओके, थैंक ठीक है, ओके। यू।